देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री, तो अब हम बेसिकली यहाँ पर प्योरली मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उन टूल्स को समझने जा रहे हैं जिनका यूज हमें फिजिक्स के अंदर करना है, तो हम उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आएंगे ज्यादा। तो समझिए पहले तो कि अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर आपको एक सेक्टर ये ड्रॉ करके दिखा दिया है ऐसे, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि एक रिलेशन यहाँ पर आपने शायद पढ़ा होगा ऐसा कि अगर यहाँ पर बनने वाला एंगल आपसे पूछा जाए, एंगल, तो आप बोलेंगे कि भाई एंगल को डिफाइन करने का एक ये भी तरीका होता था कि हमें सर्कल का रेडियस पता हो एंड ये वाली जो आर्क लेंथ दिख रही है ये पता हो, तो हम एंगल को ऐसे डिफाइन करते थे कि एंगल इक्वल होगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बोलो ठीक है ना, बताओ भाई, यस सर। पता है आपको ये पॉइंट? अच्छा, एंगल की यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? तो जब आप यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट होती है जनरली रेडियन। क्या होती है? यूनिट इसकी रेडियन होती है, बट हम इसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, तो रेडियन भी एक यूनिट है एंड एक यूनिट इसकी डिग्री भी है, ठीक है ना, क्लियर? रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे बेसिकली पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई 1 रेडियन इक्वल होगा 180 बाय पाई डिग्री के, या फिर आप 1 डिग्री लिखेंगे तो 1 डिग्री भी यहाँ से लिख सकते हैं, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। तो आप इस रिलेशन को याद रखिए, इस रिलेशन को यूज कर लें जब भी आपको जो भी रिलेशन निकालना है। क्लियर है क्या? ओके। तो ये आपको ये सारी चीज, ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, व्हाट इज एंगल एंड डिग्री, इसकी यूनिट वगैरह क्या होती है। तो मेनली ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए समझिए, लेट अगर यहाँ पर मैं इस तरह का एक रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, एंड वो भी कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? तो आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर मैंने एक एंगल कंसिडर कर रखा है थीटा, जिसको बोला हुआ है। इस थीटा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें अगर, तो आपने अगर ये एंगल लिया हुआ तो इस साइड को हम बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंड इस वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, है ना। तो ये जो साइड्स आपको दिख रही है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इनके बीच में कुछ रेशियो भी डिफाइन करते हैं। क्या रेशियो डिफाइन करते हैं? तो आपने यहाँ पर इस तरह के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होंगे। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है यहाँ पर? बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम डिफाइन करते हैं। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक थीटा क्या होता है? तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए, ठीक है ना? ओके। तो ये सारे रेशियो आपने पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी। अब इनके बीच में कुछ रिलेशंस भी होते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में भी कुछ रिलेशन होते हैं। कैसे? तो आपको ये रिलेशन तो पता ही है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। एक तो ये रिलेशन यहाँ पर होता है।
इसके साथ साथ और भी कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे कि एक रिलेशन ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। बताइए, पता है आपको? ठीक है, यस सर। तो ये सिंपली डिराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन हम करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी आपने किया होगा या करेंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे रिलेशंस बता रहा हूँ कि ये एक रिलेशन होता है। देन इसके अलावा आपने ऐसा एक रिलेशन पढ़ा है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको टेन स्क्वायर थीटा, ये एक रिलेशन है, इसमें आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक ये भी रिलेशन होता है, इस रिलेशन को भी यूज करके आप यहाँ पर भी क्या करिए, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दीजिए, ठीक है, आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये सारे रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपने और भी कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि आपने इन सब की वैल्यूज पढ़ी होंगी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इन सब की। देखिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर इस तरह का, ठीक है, ये है पूरी टेबल। इसमें से आपको एटलीस्ट इतनी वैल्यूज याद होनी चाहिए, बाकी की वैल्यूज आप इन्हीं के बीच के जो रिलेशन है उसको यूज करके लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो। जी, बेसिकली यहाँ पर अभी आपको मैंने ये दिखाया था, लेट ये हमारे पास दो रेफरेंस एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रही वो लाइन। अब ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उस एंगल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखिए ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू, अब मैं इस लाइन को, ये जो लाइन आपको मैंने दिखाई है ये वाली, इस लाइन को मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, ऐसे टर्न करा रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा, थीटा की वैल्यू क्या हो रही होगी बेटा, बढ़ रही होगी लगातार, है ना? थीटा की वैल्यू क्या हो यस रही सर। होगी, लगातार बढ़ रही होगी। तो इनिशियली जब आपने यहाँ पर देखें, जब आपने लाइन को यहाँ पर ले रखा है तो थीटा की वैल्यू किस रेंज में आ रही है, तो आप बोलेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री एंगल के बीच में कहीं पर लाई कर रही होगी। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहने वाली है ना? जब ये 90 वाली लाइन को क्रॉस कर जाएगी, ये वाली येलो वाली लाइन जब यहाँ पर आ जाएगी तो एंगल बढ़ करके ये हो गया। अब ये जो एंगल है इसको आप क्या बोलेंगे कि एंगल कितना हो चुका है, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो चुकी है, 180 से कम है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक ये लाइन, इस लाइन के लिए आप क्या बोलेंगे, जब आपने ये लाइन ली हुई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये बन रहा है, अब देखो ये एंगल कितना है, 90 ज्यादा हो गया ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और आगे अगर हम ले जाएं इस लाइन को मूव करा करके ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे मूव कराते हुए हम यहाँ पर ले आए। जब आप यहाँ पर ले आए तो बेसिकली एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू ये है, एंड ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 180 से भी ज्यादा है। अब ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, एंड इस क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से ज्यादा होगी एंड 270 डिग्री से कम होगी। तो थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में है कहीं पर, ठीक है, बताइए। देन अगर मैं इस लाइन को और मूव करा दूं यहाँ से भी ऐसे, ये लाइन यहाँ पर थी, अब मैं इसको और मूव करा दूं ऐसे, अब क्या होगा, तो अब आप बोलेंगे भाई ये जो एंगल था ये वाला एंगल बढ़ करके ये तो अब 270 से भी ज्यादा हो गया। अब हम जहां पर हैं इसको हम बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 270 से ज्यादा होगी एंड 360 डिग्री से कम होगी। बताओ, समझ में आ रहा है आपको बात? अगर आप 360 से भी ज्यादा ले जाएंगे अगेन, तो अगेन आप कहां पर आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो अल्टीमेटली आप कोई भी एंगल सिलेक्ट करेंगे वो इनमें से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, है ना? ठीक है ना बेटा? आप यस सर। अगर अगेन बढ़ाएंगे तो अगेन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर से सेकंड, फिर से थर्ड, फिर से फोर्थ, तो ऐसा रिपीटेशन चलता रहेगा। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर,
ASTC रूल क्या है? ASTC रूल सिंपली ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा एंड कौन सा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इस ऑर्डर में हम इसको याद रखते हैं। देखिए ASTC, A स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने डिफाइन किए हैं वो सारे ही 0 से लेकर के 90 के बीच में अगर थीटा की वैल्यू है तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस सेट ऑफ थीटा के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव मिलने वाली है। क्लियर? यहां पर देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिखा है? एस स्टैंड्स फॉर साइन। तो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा, वो साइन थीटा यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलने वाला है एंड साइन थीटा से हट करके बाकी सारे आपको क्या मिलने वाले हैं? नेगेटिव। सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, अगर थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है, 180 से कम है, तो केवल साइन थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सबकी वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली है। दिस इज सिंपली द लॉजिक बिहाइंड दिस। ठीक है? ठीक है? अब अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा क्या है? बेसिकली कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं साइन थीटा एज वेल एज कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे। क्लियर है? ओके, समझ में आ रही है आपको ये बात? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें, अगर एंगल थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच में लाई कर रही है तो इन दैट केस केवल यहाँ पर T स्टैंड्स फॉर tan। इन दैट केस केवल tan का जो फंक्शन होगा, tan थीटा, ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड cot थीटा। तो tan थीटा एज वेल एज cot थीटा, ये दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे। रेस्ट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? तो ये है C स्टैंड फॉर cos थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप ये पॉइंट? तो इस तरह से यहाँ पर ASTC हम सिंपली याद रख सकते हैं इस ऑर्डर में, एंड इससे हमें ये आइडिया बना रहता है कहां पर किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है? ओके, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं कुछ, तो आई होप कि आप लोग बता ले जाएंगे। जैसे मैं पूछूं, अगर साइन 240 डिग्री, आपको सिर्फ ये बताना है वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बताइए हर एक में। बताइए। तो क्या बोलेंगे भाई? साइन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री थीटा की वैल्यू जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है? तो 180 से 270 वाले सेट के बीच में आ रही है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू आपको दिख रहा है केवल tan और cot, इनको पॉजिटिव है ना, बाकी सारे नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव। cos 280 डिग्री, तो 280 डिग्री कहां पर है? तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर थीटा होगा तो सिर्फ cos एंड sec ही पॉजिटिव होने थे, तो ये पॉजिटिव हो गया। tan 100 डिग्री, तो tan आपको 100 डिग्री कहां पर दिख रहा है? 100 डिग्री एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो tan 100 डिग्री नेगेटिव होगा। ऐसे ही tan 240 डिग्री, 240 डिग्री अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या? पॉजिटिव होगा। वैल्यू जो भी होगी बट पॉजिटिव होगी यहाँ पर। एंड sec 300 डिग्री कहां पर आएगा? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है ना? यस सर। समझिए पहले तो, लेट अगर कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल था, एक एग्जांपल से स्टार्ट करना। लेट यहाँ पर लिखा था 240 डिग्री। तो हमें क्या करना होता है? हमें किसी भी एंगल को रिडक्शन फॉर्मूला कहां पर यूज करना है, इसका भी लॉजिक आपको क्लियर होगा। कैसे करना है पहले इसको समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है 240 डिग्री,
इसको मैं 90 के मल्टीपल में लिखने जा रहा हूं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए 90 इंटू 2 कितना बचा, 180 प्लस 60 डिग्री। लिख सकते हैं ऐसे, है ना बेटा। किसी भी एंगल को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर जो वैल्यू छोड़ें ये जनरली 90 से कम हो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने, लेट tan 570 डिग्री। अब इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो 90 के मल्टीपल में मुझे इसको लिखना है। तो मैं इसको लिखूंगा 6, देखो 90 इंटू 6 कितना आया, 540 प्लस ये 30 डिग्री। ठीक है क्या, बोलो, समझ पा रहे हैं मेरी बात। यस सर। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस एंगल को, जो टोटल एंगल था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं रिलेशन ऐसे लिख रहा हूँ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है यहाँ पर, उसके साथ में एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट 90 इंटू n प्लस थीटा, 90 इंटू n प्लस थीटा। ठीक है, क्या लिखा है, 90 इंटू n प्लस थीटा। तो अब आप इसमें चेक करेंगे कि n की वैल्यू इवन है या फिर n की वैल्यू ऑड है। अगर n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू अगर इवन होगी, तो इन दैट केस आपको यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू देखिए ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, 90 n प्लस थीटा जो होगा उसको आप सिंपली ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब। बट अगर यहाँ पर n की वैल्यू ऑड होगी, n की वैल्यू अगर ऑड होगी, तो इन दैट केस ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई दिख रही है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। एज वेल एज ये केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए नहीं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए ये रिलेशन चलने वाला है। देखते हैं क्या है इसका मतलब, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो क्लियर करते हैं इसको, समझिए पहले। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लिया कि लेट अगर कहीं पर लिखा है साइन 160 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू मुझे लिखनी है तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर फंक्शन है साइन वाला एंड किस थीटा, जहां ये जो लिखा था ये टर्म यहाँ पर मुझे 160 दिख रहा है, तो इसको मैं पहले 90 के मल्टीपल में लिखूंगा। 90 के मल्टीपल में लिखने के इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज 90 इंटू 1 प्लस 70 डिग्री। देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर एक तरीका इसको लिखने का ऐसा भी था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 माइनस 10 डिग्री। बोलो, लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। और बताओ भाई, यस आवाज आ सर। रही है? इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? सॉल्व करके देखो, 160 ही लिखा है वो। यस सर, 20 डिग्री आएगा। किसमें? -20। हाँ सॉरी, -20 डिग्री, -20 डिग्री है ये। अब ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर मैंने लिखा है इसको कंपेयर करो, इस वाले रिलेशन से कंपेयर करो। कंपेयर कर रहे हैं तो आप जब इसको देख रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, ये दो अलग अलग फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। अब जब आप इसको देख रहे हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को, इसमें आपको n की वैल्यू 1 दिख रही है, इसमें आपको n की वैल्यू 2 दिख रही है। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो अलग केस है, n की वैल्यू इवन होगी तो अलग केस है। जब n की वैल्यू इवन होती है उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, फंक्शन वही रहता है। तो साइन
90 इंटू 2 माइनस 20 डिग्री को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन 20 डिग्री। देखो यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया, ये क्लियर है क्या? तो आप इसको सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस होकर के ये क्या बन गया, साइन 20 डिग्री। या फिर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो था, इस वाले केस से देखें तो एन की वैल्यू ऑड आ रही है। अगर एन की वैल्यू ऑड आएगी तो इन दैट केस फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। एंड फंक्शन चेंज किस फॉर्म में होगा इसको भी समझिए। देखिए थोड़ा सा मैं वैल्यूज इधर की उधर कर रहा हूँ, इधर इवन था इधर ऑड था। फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज कैसे होगा, तो चेंज हमेशा इसी ऑर्डर में होगा कि साइन थीटा अगर रहा होगा पहले तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर कॉस थीटा रहा होगा तो वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन थीटा अगर रहा होगा तो वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कॉट थीटा रहा होगा तो वो सेक थीटा टैन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक थीटा अगर रहा होगा तो वो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर कॉसेक थीटा ओरिजिनली रहा होगा तो वो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला चेंज यहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अभी सेकंड केस के अंदर आपको n की वैल्यू ऑड मिली थी, तो जब n की वैल्यू आपको ऑड मिल रही होगी, थोड़ा सा अरेंज कर दूं मैं पहले फिर बात करते हैं। n की वैल्यू जब आपको ऑड मिलेगी तो फंक्शन चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, तो आपको दिख रहा है साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट होना है, तो अब मैं इस टर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन था पहले साइन का था, अब ये क्या बनने वाला है, कॉस का बनने वाला है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दिस विल बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 70 डिग्री, तो कॉस 70 डिग्री। बोलो ठीक है, ओके, यस सर। समझ पा रहे हैं? ये इस तरह से यहाँ पर हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। कोई बड़ा एंगल आपको जो दिख रहा था, उस बड़े एंगल को हम किसी छोटे एंगल में ले आए हैं, सो दैट कि आप यहाँ पर 0 से 90 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं उसका एक आइडिया आपको रहता है। तो अब आप उस आइडिया को यहाँ पर जज कर सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, कितनी होगी। अभी इसके साथ में एक चीज और समझना आपको कि हम जब ये पूरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे, हम इसके साथ में एएसटीसी रूल भी पैरेलली लेकर के चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें तो साइन 160 डिग्री, ये देखें अगर तो थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही थी, साइन का फंक्शन था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए। तो जो आपने यहाँ पर निकाला है वो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है tan 300 डिग्री। मुझे tan 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आप एएसटीसी रूल हमेशा अप्लाई करें। एएसटीसी रूल अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 300 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल विच लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या दिखेगा कि केवल कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी फाइनली। तो फाइनल वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी, ये आप अलग से याद रखिए। अब कितनी वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 90 के मल्टीपल में ब्रेक करके लिखेंगे। इसको ब्रेक करके लिखें, अगर देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पर 90 इंटू 4 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो बेटा। तो एक फॉर्म तो मैंने ये लिख दिया है कि ये है tan 90 इंटू 4 माइनस 60, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि दिस इज tan 90 इंटू 5 माइनस 1 मिनट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 90 इंटू 4 माइनस 60 डिग्री, तो 360 माइनस 60 मतलब 300 था, एंड एक यहाँ पर और हो सकता था 270, यहाँ पर 3, 90 इंटू 3 इंटू प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। बताइए, क्लियर है, देख पा रहे हैं? यस सर। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, इस एक्सप्रेशन से बताइए कि जब आप इस वाले फंक्शन को देखेंगे तो n की वैल्यू आपको 4 मिल रही है, मतलब इवन मिल रही है,
यहाँ से देखें तो n की वैल्यू आपको ऑड मिल रही है। जब n की वैल्यू इवन मिलेगी तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू tan 60 के इक्वल ही रहेगी। बट tan 60 नहीं लिखना आपको, आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू नेगेटिव होनी है, तो माइनस का tan 60 रहेगा आंसर। आंसर क्या रहेगा? माइनस का tan 60। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्लियर है ना? इसको सॉल्व यस किया सर। तो tan 60 होना था, बट साथ ही साथ एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग भी नेगेटिव भी था। सेकंड वाले केस को देखिए, सेकंड वाले केस को n की वैल्यू अगर ऑड है तो ये कन्वर्ट होगा, tan का फंक्शन कॉट में कन्वर्ट होगा, तो tan का फंक्शन अगर कॉट में कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा कॉट 30 डिग्री। ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर नेगेटिव साइन भी रहेगा, क्योंकि tan का फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ ना मैं, तो tan के फंक्शन की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो वो नेगेटिव ही रहनी थी, ये हो गई नेगेटिव। क्लियर? तो आंसर आपको क्या दिख रहा है? आप इसको tan 60 डिग्री भी बोल सकते थे या cot 30 डिग्री के इक्वल भी बोल सकते थे, बट नेगेटिव के साथ, ये आपका आंसर होगा। दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अगर आप अभी यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे तो आपको दिख रहा है ना कि cot 30 डिग्री या tan 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है, ओके। देखिए, तो भाई पहला वाला जो है sin 400 डिग्री, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 400 का मतलब है, अब मैं दोनों फॉर्म नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं सिंपली मुझे आंसर निकालना है तो मैं एक ही फॉर्म लेकर के चल रहा हूँ। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, sin 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, तो sin 360 बन गया, प्लस 40 डिग्री। देखो हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये इवन दिख रहा है, इवन दिखेगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन इसकी वैल्यू सिंपली साइन 40 डिग्री ही होने वाली थी। अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ये जो एंगल था ये किस क्वाड्रेंट में था। तो आप जब 360 प्लस 40 करेंगे तो आप अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि आपको जो वैल्यूज मिलती हैं सारी पॉजिटिव ही मिलती हैं सारे फंक्शन के लिए, तो अगेन यहाँ पर इसके लिए भी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, साइन 40 डिग्री विल बी द आंसर। इसकी जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा। इसको देखिए, इसको इसको सॉल्व करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता था, दिस इज सेक। अब आप इसको किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट मैंने इसको लिख दिया 90 इंटू 3 270 माइनस 20, ऐसे लिख दिया मैंने। अब जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा। सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट होता है, तो सेक का ये कॉसेक हो गया, तो कॉसेक 20 डिग्री बनेगा। अच्छा, ये 250 कहाँ पर था? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये तो वैल्यू हमने सेक की ली है, तो ये नेगेटिव हो गई। तो आंसर माइनस का cosec 20 डिग्री आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, cos 150 डिग्री। cos 150 जब लिखेंगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज cos 90 प्लस 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos 90 प्लस 60, जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 90 प्लस 60, इसका मतलब हुआ कि मल्टीपल जो है 90 का वो कितना है, वो तो 1 है, तो मतलब 1 का मतलब ये तो ऑड है। एंड अगर ये ऑड है तो अब ये कन्वर्ट होगा, कॉस का फंक्शन है, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी साइन 60 डिग्री। एंड अगेन 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो ये जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप समझिएगा, आप यहाँ पर चेक मत करने लगिएगा कि साइन आया है तो साइन पॉजिटिव होगा, नहीं, हम जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम इसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव था ना, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। cot 200 डिग्री, अब cot 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot 90 इंटू 2 प्लस 20, तो अगेन ये इवन दिख रहा है आपको, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, दिस विल बी cot 20 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक करें, क्वाड्रेंट तो 200 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos पॉजिटिव होते हैं, तो ये आंसर पॉजिटिव रहेगा। साइन 1000 डिग्री, अब साइन 1000 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? तो आप बोलेंगे यहाँ पर सिंपली 90 इंटू, कन्वर्ट करना है आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो यहाँ पर, तो ये आएगा 10 टाइम में 900 बनेगा जा करके, एंड 11 टाइम में देखें अगर हम तो 90 इंटू 11 कितना बनेगा बेटा, 990 प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये यस जो एक्सप्रेशन हमें लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें आपको ये क्या दिख रहा है, n की वैल्यू ऑड, n की वैल्यू अगर ऑड है तो इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा।
साइन का फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कॉस 10 डिग्री बनेगा। अच्छा, अगर आपको देखें तो अभी फाइनल आंसर देने के लिए आपको एएसटीसी रूल भी लगाना था, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है देखिए, समझिएगा पहले तो आपको 11 टाइम्स ऑफ 90 की बात हो रही है, तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 90, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4 हो गया। ऐसे ही एक राउंड और 90 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 90 इंटू 11 हो गया, क्लियर है। 10 और आया, तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए फाइनली? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वो तो साइन की फंक्शन की वैल्यू तो नेगेटिव मिलेगी, तो माइनस का कॉस 10 डिग्री आएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? तो ये सिंपली इस तरह से आप डिडक्शन फॉर्मूले याद रख सकते हैं, आप इसकी बेसिस पे यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ पर, ये जो हमने सीखा इसी चीज को हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रखते हैं। किस तरह का? जैसे कि अगर साइन 90 प्लस थीटा कहीं पर लिखा हो और साइन 90 माइनस थीटा कहीं पर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप जब 90 इंटू 1 की फॉर्म में इसको देखेंगे तो ये ऑड दिखेगा, ऑड दिखेगा तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और चेंज होकर के क्या बनेगा? कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये कॉस थीटा बनेगा पॉजिटिव का, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसका रिवर्स प्रोसेस की बात करूं कि cos 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? cos 90 माइनस थीटा। तो ये सिंपली 90 इंटू 1 के फॉर्म में देखा जा सकता है, तो cos का फंक्शन है, ऑड बन रहा है n की वैल्यू, तो आपको ये कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, सिंपली sin थीटा बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव था। अगर ये लिखा होता cos 90 प्लस थीटा, तो इन दैट केस आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 90 इंटू 1 के फॉर्म में देखेंगे आपको ऑड मिलेगा, चेंज तो होगा, साइन थीटा तो बनेगा, बट थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ अभी, एक्यूट वैल्यू कोई थीटा की लेकर के चल रहा हूँ, तो इन दैट केस आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू मिलेगी। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो कॉस का फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलने वाली, माइनस का साइन थीटा मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह से और कन्वर्जन भी याद रख सकते हैं कि अगर tan है, tan, तो tan 90 प्लस थीटा लिखेंगे, तो ये tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ऑटोमेटिक ये किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर आपको नेगेटिव मिलेगी वैल्यू, तो माइनस का कॉट थीटा। और अगर tan 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये क्या होगा? ये प्लस का कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से कॉट का tan में कन्वर्जन भी याद रख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा है, तब तो ये प्लस का tan थीटा बन जाएगा। एंड अगर कॉट 90 प्लस थीटा है, तो ये माइनस का tan थीटा बनेगा। अगर सेक थीटा की बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा है, तब तो ये कॉसेक थीटा ही बनेगा, प्लस का। एंड अगर सेक 90 प्लस थीटा होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी सेक की, तो ये माइनस का कॉसेक थीटा बनेगा। इसका उल्टा, अगर कॉसेक थीटा है, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा है, तब तो ये प्लस का साइन थीटा ही, प्लस का कॉस थीटा ही, प्लस का सेक थीटा ही बनेगा। एंड अगर ये कॉसेक 90 प्लस थीटा है, तो कॉसेक को देखिए क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहने वाला? पॉजिटिव ही रहने वाला, तो प्लस का सेक थीटा ही रहने वाला है। तो आपको समझना है यहाँ पे बेसिकली ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप देखें अगर, तो ये और कुछ नहीं है, ये यही चीज चल रही है जो यहाँ पर हमने सीखा है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? एएसटीसी रूल और ये क्वाड्रेंट थ्योरी से ये जो हमने रिडक्शन मेथड देखा था, इन दोनों को हम एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, हमें यही आंसर मिलने वाले हैं। एक यहाँ पे जो स्पेशल फॉर्म आपको लिखा हुआ देख सकता है कि लेट आपके सामने कहीं पे लिखा है साइन माइनस का थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो साइन माइनस थीटा, इसका मतलब होता है दिस इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइन 360 माइनस थीटा। जो 360 माइनस थीटा एंगल होगा, इसका ही शॉर्ट फॉर्म होता है माइनस थीटा। तो आप इसको ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं, ये इसका एक्चुअल फुल फॉर्म है।
अब जब आप इसको ऐसे लिखना समझ गए तो अब इसको तो आप बोलेंगे कि भाई ये सिंपली लिखा है 90 इंटू 4 माइनस थीटा, एंड 90 इंटू 4 करेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है इवन, एंड इनकी वैल्यू इवन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू साइन थीटा ही रहने वाली है। बट थीटा की वैल्यू आप 90 से कम लेकर के चल रहे हैं, एक्यूट वैल्यू है थीटा की कुछ, तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल था, तो 360 का मतलब हुआ कि बेसिकली ये जो लाइन थी, ये देखिए ये जो लाइन थी वो अगर ऐसे टर्न हो करके एक एंगल, एक टर्न पूरा एक रोटेशन हो जाएगा तो 360, बट उसमें से कुछ एंगल कम कर दिया आपने, तो ये एंगल जो बन रहा है ये कहाँ पर आएगा, ये एंगल सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। थीटा ये था, थीटा कम कर दिया हमने, तो ये कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये जो एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो साइन के फंक्शन की वैल्यू तो नेगेटिव होती, तो माइनस का साइन थीटा बनता है। इसी तरह से अगर कॉस माइनस थीटा लिखा होगा तो इलेबोरेशन तो इसका भी इसी तरह से होगा, एंड अगर ये भी ऐसे इलेबोरेट होगा तो वैल्यू तो इसकी भी कॉस थीटा ही बनेगी। बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है ना ये, है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, कॉस के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो प्लस का कॉस थीटा बनेगा। टेन माइनस थीटा ऐसे ही इलेबोरेट करेंगे तो ये भी टेन थीटा ही बनेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन के फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस का टेन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा लिखेंगे, कॉट माइनस थीटा लिखेंगे तो माइनस का कॉट थीटा आ जाएगा। ऐसे ही सेक ऑफ माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, तो सेक एंड कॉस दोनों की वैल्यू वहां पर पॉजिटिव होती है तो ये प्लस का सेक थीटा बनने वाला है। कॉसेक को देखेंगे तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये नेगेटिव ही बनेगा तो माइनस का कॉसेक थीटा बनेगा। तो ये भी आपको इस फॉर्म में भी एंगल्स लिखे हुए दिख सकते हैं, इसको भी आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ऐसे, तो ये कुछ एडिशनल फॉर्मूले हैं जो हमें यहाँ पर यूज करने पड़ेंगे आगे। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं बट टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूं, अच्छा इफ a इज इक्वल टू बी, अब बताइए a के इक्वल करने अगर b को, तो इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस विल बी साइन 2a, b की जगह मैंने a रख दिया तो 2a हो जाएगा। ये क्या बनेगा, दिस विल बी साइन a इंटू कॉस a, बन रहा है ना, प्लस कॉस a इंटू साइन a, तो मतलब एक ही बात है, ये क्या बना, कॉस a इंटू साइन a, तो मतलब ये बेसिकली क्या लिखा है, 2 साइन a कॉस a, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। इसी तरह से अगर a इक्वल टू बी हम इसके अंदर कर देंगे, इस वाले रिलेशन के अंदर, तो देखो क्या बनेगा, तो ये बेटा cos 2a बनेगा, cos 2a, एंड cos 2a की वैल्यू कितनी होगी, तो दिस विल बी cos a इंटू कॉस a, देखो cos a इंटू कॉस a, तो cos स्क्वायर a बनेगा, यहाँ पर देखो sin a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a बनेगा। बोलो बेटा, तो एक तो ये रिलेशन है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेसिकली cos 2a इक्वल है, अभी मैंने आपको बताया था ये रिलेशन कि 1 प्लस साइन स्क्वायर a, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर ये रिलेशन यूज करिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये एक फॉर्म मिल गया है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसी रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन के अंदर साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर a करता तो क्या बनता है ये, तो ये बनता है कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो ये कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 1 बनता, सो दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं cos 2a के एंड sin 2a के, इनको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा देखो tan 2a का भी फॉर्मूला यहाँ से हम ले सकते हैं, a की जगह b, a एंड b दोनों इक्वल कर दीजिए, तो tan 2a बन जाएगा ये, एंड ये tan 2a बनने के बाद ये क्या बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा सिंपली tan a इंटू tan a, तो 2 tan a,
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बताइए, ठीक है? ओके, देखिए एक पॉइंट यहां पर आता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब अगर मुझसे आप पूछो कि सबसे ज्यादा यूज हम ट्रिग्नोमेट्री किस पार्ट का करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज तो हम इसी करते हैं। अब जो पढ़ा रहा हूँ मैं, यूज तो सारी चीजें हो रही हैं, बट इसमें से ये सबसे कॉमनली आपको दिखेगा बार बार हर जगह। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है? मैं आपके सामने देखो एक ट्रायंगल बना रहा हूँ भाई। एक ये बेस था एंड ये हाइपोटेनस था। ये क्या था बेटा? ये अभी परपेंडिकुलर था। ऐसा था कुछ केस। अभी अब बेस को कांस्टेंट रखते हुए परपेंडिकुलर को जितना बढ़ाते जाएंगे, आपको दिखेगा ना कि ये एंगल उतना ही बढ़ता जा रहा है। बताओ बेटा, ठीक है ना? एंगल उतना ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं एंगल को कम करना चाहूँ, तो एंगल को कम करने का मतलब है कि बेसिकली एंगल को कम करने का मतलब है कि देखो, मैं इस डायग्राम को ऐसे ले आया, एंगल कम हो गया ना पहले कंपेरेटिवली। और एक और बार मैं इसको और रिड्यूस करके दिखा देता हूँ कि देखो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, एंगल और कम हो गया ना ये वाला बेटा। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। दिख रहा है ना? आप जैसे जैसे थीटा को कम करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा होगा? लगातार परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा होगा। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, जब आप इसको और स्मॉल करोगे, मतलब बहुत स्मॉल थीटा ले लोगे, तो क्या ये हाइपोटेनस एंड ये बेस दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे? बोलो। तो आप बोलोगे कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट बेस के लेंथ के इक्वल हो जाएगी। हो जाएगी ना? ठीक है ना? एंड इस केस के अंदर समझिएगा, अगर आप इस केस को समझ पा रहे हैं, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ कि बेसिकली आप इस केस में आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है बहुत बड़ा सा। इमेजिन कर रहे हैं? ये देखिए एक ट्रायंगल है बहुत बड़ा सा। अब उस ट्रायंगल के अंदर ये ऑलमोस्ट आपको सेक्टर की तरह नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? मैंने इसको सेंटर मानते हुए एक ट्रायंगल एज्यूम किया हुआ है। क्या आपको ये सेक्टर की तरह लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। एंड सेक्टर है अगर, तो एंगल का एक्सप्रेशन हम क्या लिखते थे? एंगल इक्वल होता था आर्क अपॉन रेडियस के। तो आप सिंपली यहाँ पर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है क्या? यस सर। आप यहाँ पर सिंपली एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू जो है उसको आप आर्क अपॉन रेडियस पी बाई बी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें इसको तो आप इसको थीटा इक्वल टू पी बाई एच लिख सकते हैं। एच एंड बी दोनों की वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही रेडियस के इक्विवेलेंट ही लग रहा है। तो एक तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर दिखेगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का। दूसरा पॉइंट, अगर ये ट्रायंगल होता है, इसके अंदर मैं साइन थीटा लिखने की बात करता है, ये जो ट्रायंगल दिखाया मैंने, तो इसके अंदर साइन थीटा आप कैसे लिखते? बताओ। ऐसे ही लिखते ना, पी बाई बी। अच्छा, टैन थीटा इसके अंदर कैसे लिखते? सॉरी, साइन थीटा कैसे लिखते? पी बाई एच। टैन थीटा कैसे लिखते? पी बाई बी। एच एंड बी ये तो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा एंड टैन थीटा ऑलमोस्ट सेम है, एंड ये इक्वल है पी बाई बी के, मान सकते हैं, या फिर पी बाई एच के, मान सकते हैं ऐसा। एंड यहां से आप देखें तो थीटा की वैल्यू भी इतनी है, तो थीटा की वैल्यू के भी इक्वल है ये, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से आपको ये पॉइंट दिख रहा है कि साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इन दैट केस साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल है, टैन थीटा भी ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल है, एंड कितना है, और साइन थीटा एंड टैन थीटा आपस में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है? ओके, इक्वल है। तो एक एग्जांपल है कि अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए कि tan 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? tan 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो इट डज नॉट मीन दैट कि यहाँ पर हमने लिखा है कि tan थीटा ऑलमोस्ट थीटा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि tan 2 डिग्री की वैल्यू 2 हो गई। इसका मतलब हुआ tan 2 डिग्री
यहाँ पर जब आप इसको इस रिलेशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा जो है आपको हमेशा याद रखना है, थीटा क्या होगा, रेडियन में होगा। आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में लेनी है, ठीक है, उसके लिए ही ये रिलेशन वैलिड है। तो tan 2 डिग्री का मतलब है कि tan, दिस इज tan 2/180 इंटू पाई रेडियन। मैंने पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है, एंगल को कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं इस एंगल की वैल्यू, मतलब tan के इस फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 2π/180 रेडियन के इक्वल ही होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो रेडियन की वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया है। अब इसको आप अगर देखें तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो आप यहाँ पर पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14 और 22/7, 180 रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिलहाल के लिए मैं अभी इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, लेट दिस इज π/90 रेडियन। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए साइन 3 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो इट डज नॉट मीन कि ये सिंपली 3 हो गया, क्योंकि साइन की पूरी टेबल में आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, तो ये 3 नहीं है, रेडियन में बेसिकली बात हो रही है। तो आपसे अगर साइन 3 डिग्री की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप पहले तो इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये रेडियन में है। अब जो इसकी वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट इसी एंगल के इक्वल होगी, 3π/180 के रेडियन, मतलब ये π/60 रेडियन आएगा आंसर। ठीक है, ओके। इसी तरह से एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और है यहाँ पर, देखिए। अब बताइए अगर मैं इसी ट्रायंगल के अंदर, ये जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर अभी मैंने साइन एंड tan की बात की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इस ट्रायंगल के अंदर, तो cos थीटा आप कैसे लिखोगे भाई, cos थीटा? तो cos थीटा की वैल्यू तो आपको दिख रही कि ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, ठीक है ना बेटा? अब बेस एंड हाइपोटेनस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, आपने ऐसा बोला हुआ है यहाँ पर। अगर दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो cos थीटा की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। दोनों सेम है अगर, तो b/s तो 1 बन गया। तो cos थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट आप 1 लेके चल सकते हैं जब आपको एंगल बहुत स्मॉल गिवन है तो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए cos 0.75 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली बोलेंगे 1, क्योंकि 0.75 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, तो 1 ऑलमोस्ट। ठीक है, आपसे पूछा जाए बताइए cos 1.23 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑलमोस्ट 1 होगी। कितनी होगी? ऑलमोस्ट 1 ही रहने वाली है। समझ पा रहे हैं? ओके,